नमस्ते। आज हम भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी कॉरपोरेट लड़ाई की कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये कहानी है 4 बड़ी विदेशी कंपनियों की, जो यहाँ आई तो थी मसाले खरीदने, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करना। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी। इसमें रणनीति थी, धोखा था, नई तकनीक थी और एक बिल्कुल नए तरह का साम्राज्यवाद था। और आज हम इसी की परतें खोलेंगे, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 बड़े खिलाड़ी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये भारत आए क्यों? इनके बीच की टक्कर में दांव पर क्या लगा था? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस रेस में सबको पछाड़कर विजेता कैसे बन गई? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं उस पहले सवाल से जो हम सबने स्कूल में जरूर पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हाँ, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 15वीं सदी में यूरोप में भारत पहुंचने के लिए इतनी बेचैनी क्यों थी? क्या यह सिर्फ मसालों का स्वाद था जो उन्हें यहाँ खींच रहा था? मसाले तो देखिए एक बहुत बड़ी वजह थे, लेकिन ये बेचैनी जो थी ना, वो एक मजबूरी से पैदा हुई थी। मजबूरी? हाँ, सोचिए, सदियों से यूरोप और भारत के बीच व्यापार होता था, या तो जमीन के रास्ते या फिर लाल सागर से होकर। लेकिन 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जो आज का इस्तांबुल है। और इसके साथ ही यूरोप जाने वाले जो पुराने ट्रेड रूट्स थे, उन पर उनका कंट्रोल हो गया। बिल्कुल। अब सारा व्यापार मुस्लिम शासकों के हाथ में आ गया। वो बिचौलिए बन गए और जाहिर है भारी मुनाफा कमाने लगे। अच्छा? मतलब जो काली मिर्च भारत से चलती थी, वो वेनिस या जेनोवा पहुंचते पहुंचते कई गुना महंगी हो जाती थी। तो यूरोप के देशों को ये समझ आ गया कि अगर अमीर बनना है तो इन बिचौलियों को हटाना होगा और भारत से सीधे व्यापार करने का कोई समुद्री रास्ता खोजना होगा। हाँ, तो ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं थी, ये एक तरह की आर्थिक आजादी की लड़ाई भी थी। सही बात है कि हम अपना माल सीधे खरीदेंगे, किसी की मेहरबानी पर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ यूरोप में पुनर्जागरण, मतलब रेनेसां का दौर भी चल रहा था। एक नया जोश था नई खोजों को लेकर। हाँ, दुनिया को जानने को लेकर। जहाज बनाने की तकनीक बेहतर हो रही थी, नेविगेशन के नए नए तरीके आ रहे थे। और इसमें एक तीसरा एंगल भी था, धर्म का। धर्म का? पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इस खोज को लेकर मतलब जुनूनी थे। उनके 2 मकसद थे, एक व्यापार पर मुस्लिम दबदबे को तोड़ना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रसार करना। पोप ने भी उन्हें बाकायदा इजाजत दी थी कि जाओ भारत का रास्ता खोजो। तो इस रेस में सबसे पहले एंट्री ली पुर्तगालियों ने। 1498 में वास्को डी गामा 3 जहाज लेकर कालीकट के तट पर उतरा। कहते हैं एक गुजराती पायलट अब्दुल मजीद ने उसकी मदद की थी। हाँ, वहाँ के हिंदू शासक जमोरिन ने तो उसका स्वागत किया, लेकिन जो अरब व्यापारी वहाँ पहले से थे, उन्हें ये नया कंपटीशन बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। जाहिर है। और उन्हें जल्दी ही ये समझ भी आ गया कि पुर्तगाली सिर्फ कंपटीशन नहीं, बल्कि पूरा खेल बदलने आए हैं। उनका इरादा हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली करने का था। और इसकी वजह थी मुनाफा। बिल्कुल। जब वास्को डे गामा यहाँ से सामान लेकर वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी उसे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? इस तरह के रिटर्न की खबर ने तो पूरे यूरोप में आग लगा दी होगी। यकीनन। अब हर कोई भारत आना चाहता था। पुर्तगालियों ने अपनी इस बढ़त को बनाए रखने के लिए एक बहुत आक्रामक नीति अपनाई। उनके जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी? ये क्या थे? उसका मानना था कि जमीन पर किले बनाने से ज्यादा जरूरी है समुद्र पर कब्जा करना। अच्छा। जिसका समुद्र पर राज होगा, भारत उसी का होगा। लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य की असली नींव तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी, है ना? हाँ, असली संस्थापक उसी को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। सिकंदर के बाद ये पहला भारतीय इलाका था जिस पर किसी यूरोपीय ताकत ने कब्जा किया था। उसने कुछ सामाजिक काम भी किए, जैसे अपने इलाके में सती प्रथा पर रोक लगाई और पुर्तगाली मर्दों को भारतीय औरतों से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। ताकि वहां एक वफादार आबादी तैयार हो सके। सही। लेकिन इतनी मजबूत शुरुआत, समुद्र पर कब्जा, गोवा जैसा बेस, इसके बावजूद पुर्तगालियों का दबदबा ज्यादा दिन नहीं चला। उनका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ।
ऐसा क्यों? क्यों हुआ? देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे बड़ी वजह थी उनकी धार्मिक कट्टरता। वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो खुद को धर्म योद्धा भी समझते थे। ये तो बिजनेस के लिए अच्छी रणनीति नहीं लगती। आप अपने ग्राहकों को ही दुश्मन बना रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए और बाद में गोवा में हिंदुओं का भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, तो लोग उनके खिलाफ हो गए। अच्छा। दूसरा, वो समुद्री लुटेरों की तरह काम करने लगे। उन्होंने कारताज नाम का एक परमिट सिस्टम शुरू किया। परमिट सिस्टम? हाँ, मतलब अगर किसी भारतीय या अरबी जहाज को समुद्र से गुजरना है तो उन्हें पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा, वरना वे जहाज को लूट लेते थे। एक तरह की हफ्ता वसूली थी ये। तो एक तरफ पुर्तगाली अपनी कट्टरता और लूटपाट में उलझे थे और उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। लेकिन हिंद महासागर का ये वैक्यूम ज्यादा देर खाली नहीं रहने वाला था। एक नई, ज्यादा प्रैक्टिकल और व्यापार पर फोकस करने वाली ताकत दस्तक दे रही थी, डच। हाँ, डचों का मॉडल पुर्तगालियों से बिल्कुल अलग था। वो कट्टर व्यापारी थे। उनका मुख्य ध्यान भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। स्पाइस आइलैंड्स? जी। भारत उनके लिए एक तरह का बड़ा बाजार था, जहां से वे सूती कपड़े, नील और अफीम जैसी चीजें खरीदते थे और उन्हें इंडोनेशिया ले जाकर मसालों के बदले बेचते थे। यानी भारत उनके लिए सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा था। एकदम सही। लेकिन भारत में उनकी टक्कर सीधे अंग्रेजों से हुई। 1623 में इंडोनेशिया के अम्बोयना में डचों ने 10 अंग्रेजों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद ये दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये लड़ाई भारत में भी चलती रही और इसका अंत हुआ 1759 में बंगाल में हुई बैटल ऑफ बिदारा में। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया और इसके बाद भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में उनका खेल खत्म हो गया। और फिर आए इस कहानी के मुख्य खिलाड़ी, अंग्रेज, जिन्होंने अगले 200 सालों के लिए भारत का नक्शा ही बदल दिया। इनकी शुरुआत भी तो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही हुई थी। हाँ, मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब के देशों में व्यापार करने का चार्टर यानी लाइसेंस मिला। अंग्रेजों की रणनीति मतलब पुर्तगालियों की तरह मारधाड़ वाली नहीं थी। वे बहुत धीमे लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़े। उनकी पहली कोशिश कूटनीति की थी। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। लेकिन उसे सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं मिली। कहते हैं पुर्तगालियों ने कान भर दिए थे। हाँ। तो फिर ऐसा क्या बदला कि जहांगीर मान गया? एक समुद्री लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाजों ने सूरत के पास समुद्र में एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। अच्छा। जहांगीर, जिसके पास अपनी कोई मजबूत नौसेना नहीं थी, वो अंग्रेजों की इस समुद्री ताकत से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि ये लोग पुर्तगाली लुटेरों से समुद्र को सुरक्षित रख सकते हैं। बस 1613 में उसने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। मतलब उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का एक डेमो देकर अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। कह सकते हैं। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए। वो कोई बड़ी व्यापारिक संधि तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य में कई और जगहों पर जैसे आगरा, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत ले ली। और बॉम्बे का मिलना तो जैसे लॉटरी लगे जैसा था। हाँ, ये तो इतिहास का एक बहुत मजेदार किस्सा है। सोचिए, आज की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई 1662 में एक राजकुमारी के दहेज का हिस्सा थी। सच में? हाँ, पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की और दहेज में बॉम्बे के 7 द्वीप दे दिए। और इंग्लैंड के राजा को भी इसकी कोई खास कदर नहीं थी। उसने 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना सिर्फ 10 पाउंड के किराए पर दे दिया। सिर्फ 10 पाउंड? कमाल है। मतलब इतिहास में कभी-कभी कितनी बड़ी चीजें कितनी छोटी वजहों से हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा जैकपॉट लगा 1717 में, जब मुगल बादशाह फर्रुखसेर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। हाँ, इसके तहत कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर बिना कोई और टैक्स चुकाए व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई। मतलब आज के जमाने में ये ऐसा हो गया जैसे किसी एक कंपनी को कह दिया जाए कि आप पूरे देश में बिना जीएसटी या इनकम टैक्स दिए अपना सामान बेच सकते हैं, बस साल का एक फिक्स्ड अमाउंट दे दीजिए। बिल्कुल।
जाहिर है बाकी व्यापारियों के लिए तो ये खेल ही खत्म करने वाली बात थी। और यहीं से बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच असली झगड़े की नींव पड़ी, जो आगे चलकर प्लासी की लड़ाई की वजह बनी। तो अब मैदान में 3 खिलाड़ी बाहर हो चुके थे। पुर्तगाली हाशिए पर थे, डच हार चुके थे। अब अंग्रेजों के सामने सिर्फ एक बड़ा यूरोपीय प्रतिद्वंदी बचा था, फ्रांसीसी। हाँ, भारत पर कब्जे की असली और आखिरी लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही लड़ी गई, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। जी, कर्नाटक वॉर्स। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाई असल में भारत की थी ही नहीं, ये यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रही दुश्मनी का एक एक्सटेंशन थी, जिसे लड़ा भारतीय जमीन पर गया। पहला कर्नाटक युद्ध तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन भारत में हुई सेंट थॉम की लड़ाई ने यहां सब कुछ बदल दिया। ऐसा क्या हुआ था उस लड़ाई में? उस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिकों वाली विशाल सेना को हरा दिया। क्या बात है! ये यूरोपियन लोगों के लिए एक आई ओपनर था। इसने उन्हें दिखा दिया कि उनकी छोटी, अनुशासित और बेहतर हथियारों वाली सेना बड़ी बड़ी भारतीय रियासतों की सेनाओं पर कितनी आसानी से भारी पड़ सकती है। और यहीं से उनके मन में भारत को जीतने का लालच पैदा हुआ होगा। बिल्कुल। और दूसरे कर्नाटक युद्ध में तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक नई और बहुत चालाक रणनीति अपनाई। क्या थी वो? डुप्ले बहुत दूर की सोचने वाला इंसान था। उसने देखा कि भारतीय राजा नवाब आपस में ही लड़ते रहते हैं, गद्दी के लिए, जमीन के लिए। उसने इन झगड़ों में दखल देना शुरू कर दिया। अच्छा। उसने ही भारत में सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस की प्रथा शुरू की। वो किसी एक राजा की मदद के लिए अपनी सेना भेजता था और बदले में वो राजा उस सेना का पूरा खर्च उठाता था। यानी बिना एक पैसा खर्च किए अपनी सेना को दूसरे के खर्चे पे मेंटेन करना और उसके राज्य में अपना दखल बढ़ाना। ये तो बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी थी। हाँ, और बाद में अंग्रेजों ने इसी नीति को कॉपी करके पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज क्लर्क ने आरकोट पर हमला करके पूरा पासा पलट दिया। हाँ, और डुप्ले की नीतियां बहुत महंगी साबित हो रही थीं। फ्रांसीसी कंपनी, जो कि सरकारी थी, इन खर्चों से परेशान हो गई और उन्होंने डुप्ले को 1754 में वापस फ्रांस बुला लिया। जी, मतलब अपने सबसे काबिल खिलाड़ी को फाइनल मैच से ठीक पहले बेंच पर बिठा दिया। ये तो एक बहुत बड़ी गलती लगती है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। डुप्ले का जाना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध बस एक औपचारिकता थी। 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। और इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए टूट गया। तो यहाँ आकर हम अपने सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर अंग्रेज ही क्यों जीते? पुर्तगाल, डच, फ्रांस सब ताकतवर थे, लेकिन अंग्रेजों में ऐसा क्या खास था कि वे इस कॉर्पोरेट वॉर के विजेता बनकर उभरे? देखिए, सिर्फ बेहतर सेनापति होना ही तो काफी नहीं रहा होगा। इसके पीछे कई गहरे कारण थे। जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था दोनों कंपनियों की बनावट का फर्क। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसमें शेयर होल्डर्स का पैसा लगा था, तो उनका एक ही मकसद था, प्रॉफिट कमाना, और फैसले भी बहुत तेजी से होते थे। जबकि फ्रेंच कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी। हाँ, हर चीज के लिए परमिशन लो, लाल फीता शाही, तो वो हमेशा एक कदम पीछे ही रहे। यानी एक तरफ निजी उद्यम का जोश और तेजी और दूसरी तरफ सरकारी सुस्ती। ठीक कहा। दूसरा बड़ा कारण था ब्रिटेन की रॉयल नेवी। वो उस समय दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना थी। युद्ध के दौरान उसने फ्रांस से भारत आने वाले समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इससे फ्रांसीसी सेना को रसद, सैनिक और पैसा मिलना बंद हो गया। आप लड़ेंगे कैसे अगर आपकी सप्लाई लाइन ही कट जाए? सही बात है। और तीसरा कारण शायद ये था कि अंग्रेजों ने कभी अपना असली मकसद नहीं भुलाया, व्यापार करना। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने व्यापारिक हितों को सबसे ऊपर रखा, जिससे उनकी कंपनी हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रही। फ्रांसीसियों ने डुप्ले के नेतृत्व में क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षाओं के लिए व्यापार की बलि दे दी। इससे उन्हें पैसों की कमी होने लगी और आखिरकार बेहतर नेतृत्व का भी फर्क था। अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव, सर आयरकूट, स्ट्रिंगर लॉरेंस जैसे कई शानदार लीडर थे। फ्रांसीसियों के पास डुप्ले के अलावा कोई उतना बड़ा नाम नहीं था। और उसे भी उन्होंने वापस बुला लिया था। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और बहुत अनोखा कारण बताया गया है, जिसका लड़ाई के मैदान से सीधा कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटेन का कर्ज बाजार। ये क्या था? ये अंग्रेजों का छुपा हुआ हथियार था।
एक ऐसा हथियार जो तोप या तलवार से ज्यादा घातक था। असल में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना ही इसी मकसद से हुई थी कि वो सरकार के युद्धों को फाइनेंस कर सके। एक मिनट, बैंक ने युद्ध के लिए पैसा जुटाया? मुझे लगा था बैंक लोगों के पैसे सुरक्षित रखने या बिजनेस को लोन देने के लिए होते हैं। ये तो पूरा सिस्टम ही अलग लग रहा है। हाँ, ये अलग था। इसे ऐसे समझिए कि जब ब्रिटिश सरकार को फ्रांस से लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जरिए आम जनता और अमीरों को बॉन्ड बेचती थी। अच्छा। लोग सरकार को कर्ज देते थे और सरकार उन्हें उस पर ब्याज देती थी। इस सिस्टम की वजह से ब्रिटिश सरकार के पास युद्ध के लिए लगभग असीमित पैसा था। तो वो अपनी सेना और नौसेना पर फ्रांस से कहीं ज्यादा खर्च कर सकती थी। बिल्कुल। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम की टक्कर थी। और अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था एक पुरानी राजशाही को कैसे मात दे सकती है। तो ये कहानी जो मसालों के व्यापार से शुरू हुई थी, वो एक प्राइवेट कंपनी के दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर कब्जा करने पर खत्म होती है। हमने देखा कि कैसे बेहतर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, नौसेना की ताकत और पैसे जुटाने की एक क्रांतिकारी क्षमता ने अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बना दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक मॉडल की टक्कर की कहानी भी है। और जाते जाते एक विचार अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में जिक्र है कि वांडीवाश की जो निर्णायक लड़ाई थी उसमें भारतीय सिपाही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों की सेनाओं में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या उस समय के भारतीय शासकों में दूरदर्शिता की कमी और आपसी फूट के कारण किसी न किसी यूरोपीय शक्ति का भारत पर कब्जा लगभग तय ही हो चुका था, चाहे जीत किसी की भी होती।